In this video lecture, we will learn about continuous beams and how to analyze them. So let's start quickly. So at first, let's learn what do we mean by continuous beams. So a continuous beam is a type of beam which is supported on more than two supports. That means a continuous beam के लिए दो से अधिक supports होगा. It can be 3, 4, 5 or 6 depending on the span. सो एक कंटिन्यूअस बीम क्या जाने कि कंटिन्यूअस बीम एक ऐसा बीम है जो मोर देन टू सपोर्ट्स के ऊपर सपोर्टेड होगा. दैट मीन्स उसमें एंड सपोर्ट के अलावा भी इंटरमीडिएट सपोर्ट्स होगा. नाउ सो हियर ए बी सी डी वी हैव ए कंटिन्यूअस बीम विच इज सपोर्टेड ऑन फोर सपोर्ट्स at A, B, C and D. Now, when this continuous beam is subjected to some external loading. So here I draw the external loading as uniformly distributed load. It can be point load, uniformly varying load or moment. So the matter is when these beams are subjected to external loading, so if we saw the deflection curve, so here the deflection curve, if we see the deflection curve, then it is obvious कि बीम में जो सपोर्ट्स है, सपोर्ट पे तुम्हारा एक हॉगिंग मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट हो रहा है, और सेंटर ऑफ द स्पैन पे सैगिंग मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट हो रहा है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोर्ट पे हम लोग जब देख रहे हैं कि जब हम लोग डिफ्लेक्शन कर्व देख रहे हैं, देखो यहाँ पे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ, पे अपवर्ड डिफ्लेक्शन हुआ है, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम लोग देखेंगे तो सेंटर ऑफ ईच स्पैन पे हम लोगों को सैगिंग मोमेंट, दैट मीन्स पॉजिटिव मोमेंट देखने के लिए मिल रहा है, और सपोर्ट पे तुम्हारा हॉगिंग मोमेंट प्लस हम लोग नेगेटिव मोमेंट. ओके, सो ये और एक पॉइंट हम लोगों ने जाना कि कंटिन्यूअस बीम का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स पे एक नेगेटिव मोमेंट या फिर हॉगिंग मोमेंट होगा. तो यहाँ पे और एक पॉइंट लिख सकते हो कि each intermediate support each intermediate support of a continuous beam is subjected to क्या लिख सकते हैं हम लोग, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट. नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट. ओके, इस चीज को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं. अगर मैं इस बीम का एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, सो इस पैन को डिवाइड कर दिया, देन अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे क्लोजली देखो कि यहाँ पे अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स हॉगिंग मोमेंट आ रहा है. तो ऑब्वियसली ऐसा डिफ्लेक्शन प्रोफाइल अगर हमें चाहिए होगा और उस पॉइंट पे अगर हॉगिंग मोमेंट अप्लाई होना है, देन इस डायरेक्शन में जो मोमेंट आएगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा क्लॉकवाइज, और इस पैन में जो मोमेंट आएगा उसका डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज एमडी. सो देखो, इस डायरेक्शनल मोमेंट जब यहाँ पे अप्लाई होगा तभी जाके तुम्हारा ए हॉगिंग जो डिफ्लेक्शन होगा वैसा होगा, मतलब अपवर्ड डिफ्लेक्शन होगा, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे भी मोमेंट का डायरेक्शन इधर हॉगिंग मोमेंट, यहाँ पे भी हॉगिंग मोमेंट. तो ये हम लोगों को लगेगा जब हम लोग इसको एनालिसिस करेंगे यूजिंग थ्री मोमेंट थ्योरम. तो पहले से इसको क्लियर करके रखो कि सपोर्ट पे जब हम लोग इसको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ईच स्पैन में कौन सा डायरेक्शन में मोमेंट लगेगा. ऑब्वियसली यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्रोफाइल देखो, ऐसा अगर डिफ्लेक्शन चाहिए तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन में मोमेंट और इस डायरेक्शन में जो कंजिक्यूटिव स्पैन है वहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉगिंग मोमेंट्स होगा. ठीक है, ओके. नाउ कंटिन्यूअस बीम्स क्या है जाना कि कंटिन्यूअस बीम एक ऐसा बीम है which is supported on more than two supports. ओके, और एक चीज जाना कि इसका डिफ्लेक्शन प्रोफाइल जब दिस टाइप ऑफ बीम्स आर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग,
तब इंटरमीडिएट सपोर्ट्स पे एक नेगेटिव मोमेंट और हॉगिंग मोमेंट जनरेट होगा, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट द 1 second. Generally there are two types of continuous beams. अभी एनालिसिस पर्पस के लिए इसको कैटेगोराइज इसलिए कर रहे हैं कि एनालिसिस जब करेंगे हम लोग तब एक हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि किस टाइप ऑफ बीम को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। सो पहला जो है कि कंटिन्यूअस बीम विथ सिंपली सपोर्टेड एंड, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस बीम बट जो एंड्स है दीज आर सिंपली सपोर्टेड, एंड्स आर सिंपली सपोर्टेड। उसके अंदर इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा बट जो एंड पोर्शन होगा वो एंड पोर्शन होगा सिंपली सपोर्टेड। तो सिंपली सपोर्टेड अगर एंड पोर्शन है तो फॉर दिस केसेस क्या हो जाएगा, सिंपली सपोर्टेड है एम ए और एम डी पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू एम डी इज इक्वल्स टू 0, मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट डी इज इक्वल्स टू 0, बट इंटरमीडिएट सपोर्ट पे मोमेंट रहेगा। सो हियर एम बी नॉट इक्वल्स टू 0 and MC is also not equals to 0. Another type of continuous beam is continuous beam with fixed end. इसका मतलब है कि the beam or the continuous beam whose ends are fixed. देखो यहाँ पे A और B D जो दो end portion था वो fixed है। अभी fixed है इसका मतलब क्या है, for this cases तुम्हारा MA नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब ए पे भी मोमेंट रहेगा और डी पे भी मोमेंट रहेगा, एम डी नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली बी और सी पे भी मोमेंट रहेगा, सो एम बी ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ मोमेंट रहेगा, एंड एम सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या जाना कि जो सिंपली सपोर्टेड एंड्स होगा कंटिन्यूअस बीम का, उस एंड्स पे मोमेंट का वैल्यू 0 होगा, और ये मोमेंट हमें चाहिए होगा जब हम लोग अप्लाई करेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम। ओके, सो ये भी जाना कि कंटिन्यूअस बीम जनरली बेसिकली दो टाइप्स होता है डिपेंडिंग ऑन द एंड सपोर्ट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनडिटर्मिनेसी ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम, कि कंटिन्यूअस बीम ऐसे ही देख के लग रहा है कि इनडिटर्मिनेट होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका इनडिटर्मिनेसी कैसा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम कंसिडर किया ए बी सी, ओके, जिसके ऊपर लोडिंग भी डाला। सो हम लोग लोडिंग कंडीशन, वर्टिकल लोडिंग कंडीशन के लिए इसका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकाल के देखेंगे। तो एसआई इसके लिए क्या हो जाएगा, एसआई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डायरेक्टली हम लोग एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी से निकाल सकते हैं। तो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी आर सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्वेशन अवेलेबल। तो यहाँ पे देखो सिर्फ वर्टिकल लोडिंग आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे बस वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगा, और हम लोग यहाँ पे दो ही इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स यूज कर पाएंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ एम जेड इज इक्वल्स टू 0। बाकी समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी एक्सियल लोडिंग यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे दो स्टैटिक इक्वेशन हम लोग यूज कर पा रहे हैं, सो आर माइनस 2। तो यहाँ पे रिएक्शन कितना हो जाएगा 1 2 3, 3 रिएक्शन माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, और सो हम लोगों को डी एस जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी मिला वो है 1, और ये जो 1 है अननोन, जो 1 आ रहा है यहाँ पे वो है द मोमेंट एट बी, सपोर्ट मोमेंट। सो ये इंडिटर्मिनेसी पूरा क्लियर किया गया था पिछले वीडियोस में इन डिटेल। सो अगर कंफ्यूजन है तो उसे देख सकते हो। और के आई, अगर हम लोग इसका के आई निकालेंगे काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी, और हम लोग डी के अगर बोलेंगे तो कितना क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे देखो बस एक स्लोप पॉसिबल है थीटा ए, बी पॉइंट पे भी एक स्लोप पॉसिबल है थीटा बी, एंड सी पॉइंट पे भी एक स्लोप पॉसिबल है थीटा सी, बाकी कोई भी लिनियर जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो नहीं पाएगा। सो इसका के आई है 3। तो क्या देखा कि कंटिन्यूअस बीम्स आर स्टैटिकली एज वेल एज काइनेमेटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। और क्या देख रहे हैं, जनरली इसका डी एस जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होता है वो डी के से छोटा होता है, इन जनरल केसेस बोल रहा हूँ मैं, किसी किसी केसेस में इक्वल भी हो सकता है। सो और हम लोग जो मेथड्स ऑफ एनालिसिस पढ़े थे उसमें क्या देखे थे, कब हम लोगों को फोर्स मेथड में जाना है, कब हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मेथड में जाना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो डी एस का वैल्यू है, स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी का वैल्यू काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी से कम है। सो फॉर दिस कंटिन्यूअस बीम एनालिसिस हम लोग प्रेफर करेंगे फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख सकते हो, फॉर कंटिन्यूअस बीम्स
for analysis of continuous beams, force method is preferable. Preferable to find out the unknown support moments. Okay, so indeterminacy के बारे में जाना. Now the main question is कि how to analyze them. So हम लोग पहले जो कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस हम लोग सीखेंगे जो क्लैप्रियॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम है इसको अप्लाई करके. इसको कभी कभी हम लोग थ्री मोमेंट थ्योरम बोलते हैं, कभी कभी क्लैप्रियॉन्स थ्योरम बोलते हैं, कभी कभी क्लैप्रियॉन्स थ्री मोमेंट थ्योरम. एक्चुअली क्लैप्रियॉन्स का ही थ्योरम है ये. तो पहले इस थ्योरम को बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये थ्योरम क्या बोलता है, इससे क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है. तो पहली बात कि हम लोग ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम क्या बोलता है कि ये थ्योरम बोलता है कि कंसेक्यूटिव थ्री सपोर्ट्स के लिए, कंसेक्यूटिव थ्री सपोर्ट मतलब तीन एक दूसरे के बाद, मतलब कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव सपोर्ट्स होना चाहिए. तीन सपोर्ट के लिए ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम एक मोमेंट के बीच में रिलेशन देता है. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम दिस थ्योरम we get the relation between the bending moment at three consecutive स्लैश सक्सेसिव भी लिख सकते हो, सक्सेसिव कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव सपोर्ट. और सिंपली हम लोग इस थ्योरम को कंसेक्यूटिव दो स्पैन के लिए, दो ही स्पैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे. और अप्लाई कब करेंगे और कैसे करेंगे? इन दो स्पैन को हम लोग मान लेंगे कि सिंपली सपोर्टेड है और उसके लिए फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा. उसके बाद हम लोग इस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे. हम लोग इन डिटेल्स देखेंगे कि इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं और स्टेप्स क्या है कि इसको अप्लाई करके कैसे हम लोग कंटिन्यूअस बीम को एनालिसिस कर सकते हैं. ओके, सो और यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, दिस थ्योरम इज applicable for any two consecutive spans. इसका मतलब क्या है? मान लो कि यहाँ पे मैंने दो स्पैन को एक कंटिन्यूअस बीम ड्रॉ किया. मे भी कंटिन्यूअस बीम हो सकता है तीन स्पैन का, देखो यहाँ पे तीन स्पैन है, मे भी हो सकता है चार स्पैन का. पर इस थ्योरम से जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो इसको एक बार में दो कंसेक्यूटिव स्पैन के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे. उससे हम लोग दो कंसेक्यूटिव स्पैन में जो तीन सपोर्ट्स होगा, उन तीन सपोर्ट्स का सपोर्ट मोमेंट के बीच में हमें एक को रिलेशन मिलेगा. ओके, सो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पहले इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना होगा कंसीडरिंग ईच स्पैन सिंपली सपोर्टेड. सो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग सी तो सिंपली सपोर्टेड ए बी भी सिंपली सपोर्टेड कंसीडर किया, बीसी को भी सिंपली सपोर्टेड कंसीडर किया. नाउ अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? सिंपली सपोर्टेड विथ एन यूडीएल पैराबोला मिलेगा और इधर भी हमें एक पैराबोला मिलेगा. और ये जो ऑर्डिनेट है, इस ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? WL1²/8. और इस ऑर्डिनेट का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा उसका वैल्यू हो जाएगा WL2. यहाँ पे W है थ्रू आउट द स्पैन, में भी हो सकता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ लोडिंग आ सकता है, L2/8. ओके, नाउ ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को पहले देख लेते हैं कि थ्योरम क्या बोलता है. कि सो राइट इट डाउन कि if AB and BC are two consecutive span of a beam and
ई आई कॉन्स्टेंट, सो इन जनरल मैं लिखता हूँ कि इफ सपोर्ट्स आर एट सेम लेवल, मतलब सपोर्ट में कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, एंड ई आई कॉन्स्टेंट, ई आई कॉन्स्टेंट, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, ई आई कॉन्स्टेंट, देन फॉर ए बी, यहाँ पे देखो ए बी और बी सी दो स्पैन लिया है, एंड बी सी स्पैन according to Clapeyron's three moment theorem, क्या बोल रहा है? देखो इस इक्वेशन को तुम्हें याद रखना होगा। इक्वेशन क्या है? एम ए इंटू एल वन, मैं बताता हूँ एम ए एम बी क्या है, प्लस ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू प्लस सिक्स ए वन एक्स वन बार बाई एल वन प्लस सिक्स ए टू एक्स टू बार बाई एल टू इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एम ए एम बी और एम सी क्या है? दीज आर द सपोर्ट मोमेंट एट ए, सपोर्ट मोमेंट एट ए एम ए, सपोर्ट मोमेंट एट बी एम बी, सपोर्ट मोमेंट एट सी एम सी। यहाँ पे डायरेक्शन में आर्बिटरी बिठा रहा हो, डायरेक्शन में मत जाओ, वहाँ पे उतना वो डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एम ए और एम सी तो 0 होगा और एम बी नेगेटिव होगा। बस समझाने के लिए एम ए एम बी एम सी क्या है, तो यहाँ पे लिख लो एम ए एम बी एम सी, these are the support moments at A, B and C। Okay. Now L1 क्या है? L1 क्या है? This is the length of AB portion, length of AB portion। L2 क्या है? That is the length of BC portion। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। Now A1 क्या है? That A1 is the area of free bending moment diagram of span AB। तो इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कंसिडरिंग ईच स्पैन सिंपली सपोर्टेड, हम लोगों ने फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया। तो ए बी स्पैन के लिए जो एरिया ऑफ बीएमडी होगा दैट वन इज A1, और बीसी पोर्शन के लिए जो एरिया ऑफ बीएमडी होगा वो है A2। और हम लोग दो ही स्पैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो दो ही जरूरी है। तो सिमिलरली A2 क्या लिखेंगे? A2 एरिया ऑफ फ्री बीएमडी ऑफ स्पैन बीसी। नाउ X1 बार क्या है? X1 बार है, इट इज द सीजी डिस्टेंस ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट, और सीजी डिस्टेंस ऑफ A1 डायरेक्टली लिख सकते हैं, A1 फ्रॉम A। तो यहाँ पे लिखो X1 बार क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सीजी, डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ फ्री बीएमडी, फ्री बीएमडी ऑफ स्पैन ए बी फ्रॉम, कहाँ से ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ए पॉइंट से। इसको हमें लेना है ए पॉइंट से, मतलब ए जो एरिया A1 मिला है, A1 का सीजी डिस्टेंस फ्रॉम ए। और X2 बार क्या है? दैट इज द सीजी डिस्टेंस ऑफ A2 फ्रॉम C। तो यहाँ पे लिखो X2 बार इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ फ्री बीएमडी ऑफ स्पैन BC फ्रॉम C, अपोजिट साइड से, C से लेना होगा, C से। तो ए गया तुम्हारा
जो थ्योरियम है क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरियम, जब सपोर्ट एट रेस्ट कंडीशन में होगा और EI कांस्टेंट है। अगर EI कांस्टेंट ना होता तो ये जो थ्योरियम है वो थ्योरियम बस ऐसा बन जाता, Ma × L1, जहाँ पे L1 है उसके नीचे E1 और I1 ऐड कर दो प्लस ट्वाइस MB, यहाँ पे L1 है तो E1 I1 प्लस L2 बाई E2 I2 प्लस MC × L2 बाई E2 I2 प्लस 6A1 X1 बार बाई, यहाँ पे नीचे L1 था तो L1 के साथ E1 I1 L1 हो जाएगा प्लस 6A2 X2 बार बाई E2 I2 L2 इज इक्वल टू 0। तो बस तुम्हें जो मैंने क्या बताया कि पहला वाला जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को याद रखो, बहुत ही आसान सा इक्वेशन है। और Ma × L1, जब EI कांस्टेंट नहीं होगा तो L जाओ जहाँ पे L1 है उसके नीचे E1 I1, और यहाँ पे भी जहाँ पे L1 है उसके साथ E1 I1 जुड़ जाएगा, बस इतना ही याद रखो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग एनालिसिस जो करेंगे उसका स्टेप्स क्या होना चाहिए, एनालिसिस स्टेप्स, व्हाट शुड बी द एनालिसिस स्टेप्स। तो अभी पहले हम लोग एनालिसिस स्टेप्स देख लेते हैं। तो हम लोग जब थ्री मोमेंट थ्योरम से एनालिसिस करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए दैट इज कंसिडरिंग ईच स्पैन सिंपली सपोर्टेड। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो कंटिन्यूअस बीम दिया होगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यूअस बीम मैंने मान लिया और इसके ऊपर से यूडीएल आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो पहले क्या करना होगा, से मान लो कि नाम दे दो ABC। तो पहले AB और BC स्पैन को सिंपली सपोर्टेड मान के इसका फ्री बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करके फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना होगा। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो गया। नाउ इस फ्री बेंडिंग मोमेंट स्टेप 2, कैलकुलेट द एरिया एंड CG डिस्टेंस ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे इसका एरिया A1 A2 मिलेगा, फिर X1 X2 मिलेगा। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेट द सपोर्ट मोमेंट। अभी हमें सपोर्ट मोमेंट कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम एट एनी टू कंसेक्यूटिव स्पैन। मे बी यहाँ पे मैंने दो स्पैन ड्रॉ किया, 3 4 5 स्पैन हो सकता है। तो दो स्पैन के ऊपर हम लोग क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे, और जो सपोर्ट मोमेंट है, क्लैपेरॉन थ्री मोमेंट थ्योरम क्या बोल रहा है, मोमेंट के बीच में रिलेशन। तो यहाँ से हम लोग MB MC और MA के बारे में जान सकते हैं। देन जब हम लोग जो सपोर्ट मोमेंट्स है उसको फाइंड आउट कर लिया, देन हमें ड्रॉ BMD फॉर सपोर्ट मोमेंट। उस सपोर्ट मोमेंट के लिए BMD ड्रॉ करना होगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देन क्या करना होगा, देन स्टेप 4 में हमें रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कंटिन्यूअस बीम ड्रॉ करना होगा। और कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, वो हम लोग जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये तो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से मान लो कि हम लोगों के पास ये आया है फिक्स बेंडिंग मोमेंट, सपोर्ट मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। ना हम लोगों को जब फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे, जैसे हम लोग फिक्स बीम में देखे थे। देन हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। देन सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे RA RB RC, एंड देन हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को, शेयर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे स्टेप 6 में। रिएक्शन कैलकुलेट हो गया, मतलब अभी हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप 6 में हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सो बाय दिस वे और बाय द फॉलोइंग स्टेप्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ एक प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये और मोर क्लियर हो जाएगा कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि हम लोगों को ईच स्पैन को हमें क्या मानना होगा, सिंपली सपोर्टेड। देन वी नीड टू ड्रॉ द फ्री BMD। स्टेप 2 में हमें एरिया और CG कैलकुलेट करना है फ्री बेंडिंग मोमेंट के लिए। स्टेप 3 में क्लैपेरॉन थ्योरम लगा के हम लोग सपोर्ट मोमेंट्स को निकालेंगे, और जो सपोर्ट मोमेंट के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा उसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। नाउ हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
तो ए और क्लियर होगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने एक कंटिन्यूअस बीम लिया है ए बी सी, जिसका ए बी स्पैन का लेंथ है 2 मीटर, बी सी स्पैन का लेंथ है 3 मीटर, और इसके ऊपर ए बी स्पैन में आ रहा है तुम्हारा 4 kN/मीटर यूडीएल, और बी सी स्पैन में आ रहा है 8 kN/मीटर के हिसाब से यूडीएल आ रहा है। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों को क्या करना होगा, वी नीड टू ड्रॉ द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उससे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। तो स्टेप वाइज करो। तो स्टेप 1, considering each span simply supported, calculate free bending moment and draw free BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पूरा लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कंसिडरिंग स्पैन सिंपली सपोर्टेड, कैलकुलेट फ्री बीएमडी। ओके, तो अगर हम लोग फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे यूडीएल आ रहा था ए बी सी, और ए बी का जो लेन था से यहाँ पे बी पॉइंट मान लो 2 मीटर, और इसके लिए था 3 मीटर। तो हमें क्या चाहिए होगा, और इसके ऊपर यूडीएल आ रहा था, देखो यूडीएल आ रहा था 4 kN/मीटर के हिसाब से, और इस साइड में आ रहा था 8 kN/मीटर के हिसाब से। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, देन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो ए फॉर ए बी स्पैन, फॉर ए बी स्पैन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट, बेटर टू राइट, कितना हो जाएगा W L1 स्क्वायर, और फिर राइट W1 L1 स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ पे W का वैल्यू कितना था, W का वैल्यू था 4 इंटू 2 स्क्वायर बाई 8 kN/मीटर। तो इसका वैल्यू आएगा 2 kN/मीटर। तो यहाँ पे अभी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसा दिखेगा ये, और इसका जो ऑर्डिनेट होगा मैक्सिमम, दिस वन इज 2 kN/मीटर। इसके लिए हमें ड्रॉ करना होगा। तो मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट फॉर बी, नाम दे दो बी, फॉर बी सी स्पैन बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा W2L2 स्क्वायर बाई 8। तो W2 का वैल्यू कितना था 8 इंटू 3 स्क्वायर बाई 8, तो दैट विल गिव यू 9 kN/मीटर। तो अभी हम लोग इस साइड वाला जो मोमेंट है, इससे भी बेंडिंग मोमेंट है, फ्री बेंडिंग मोमेंट है, इससे भी ड्रॉ कर पाएंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर यूडीएल आ रहा है, तो ऑब्वियसली पैराबोला होगा। ये हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें पूरा क्लियर किया गया था कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। और इसका जो ऑर्डिनेट होगा, टोटल ऑर्डिनेट, दैट इज 9 kN/मीटर। नाउ, तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट, फ्री बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट किया और फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। दिस इज फ्री बीएमडी कंसिडरिंग ईच स्पैन सिंपली सपोर्टेड। नाउ स्टेप 2 में क्या करना होगा, इसी का एरिया A1 A2 और सीजी डिस्टेंस x1 बार, और इस साइड से भी सीजी डिस्टेंस हमें चाहिए होगा x2 बार को निकालेंगे। तो स्टेप 2 लिखो, स्टेप 2, स्टेप 2, कैलकुलेट द एरिया ऑफ फ्री बीएमडी, एरिया एंड सीजी। तो अभी बताओ कि A1 चाहिए हमें। A1 क्या था, द एरिया ऑफ फ्री बीएमडी ऑफ स्पैन AB।
एरिया ऑफ फ्री BMD, एरिया ऑफ फ्री BMD ऑफ पैन AB। तो अभी बताओ कि इसका एरिया कितना होगा। एक पैराबोला है, तो पैराबोला का एरिया हम लोग क्या जानते हैं, 2/3 ऑफ लेंथ इंटू इसका हाइट। तो इज इक्वल टू, यू कैन राइट 2/3 ऑफ लेंथ कितना था इसके लिए, 2 मीटर था, और हाइट भी 2 था, तो दैट विल गिव यू 2.67। नाउ x1 बार चाहिए। x1 बार क्या है, CG ऑफ A1 फ्रॉम A। अब बताओ ए से, ए पॉइंट से इसका सीजी डिस्टेंस कितना होगा। अभी ये देखो, ये जो पैराबोला है ये तो सिमेट्रिक पैराबोला है, सिमेट्रिक पैराबोला है, तो सिमेट्रिक पैराबोला का सीजी कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, तो सीजी होगा 2/2, हाफ ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का सीजी हमेशा सेंटर से पास होता है। सिमिलरली A2 निकाल लो। A2 क्या है, एरिया ऑफ फ्री BMD ऑफ पैन BC। तो सिमिलरली 2/3 ऑफ, उसका लेंथ था 3, और उसके लिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू निकला था, जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट निकला था वो था 9, तो 18। नाउ x2 बार भी निकाल लो फ्रॉम C। तो CG ऑफ A2 फ्रॉम C। सिमिलरली ए भी तुम्हारा देखो क्या है, ए भी पैराबोला तुम्हारा सिमेट्रिक पैराबोला है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का हाफ, तो 3/2, दैट मीन्स 1.5 मीटर। एसिमेट्रिक है इसीलिए मैं हाफ लिख सकता हूँ। अगर एसिमेट्रिक कोई ट्राइंगल वगैरह रहा तो हम लोगों को सीजी डिस्टेंस, जैसे हम लोग जानते हैं, उसे सीजी डिस्टेंस निकालना होगा। तो स्टेप 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ स्टेप 3 क्या था, अभी हम लोगों को फ्री मोमेंट थ्योरम अप्लाई करना होगा। स्टेप 3, स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग फ्री मोमेंट थ्योरम एंड कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। अप्लाई फ्री मोमेंट थ्योरम, ऐसे लिख दे रहे शॉर्ट में, एंड कैलकुलेट द सपोर्ट मोमेंट। तो थ्री मोमेंट थ्योरम यहाँ पे देखो क्या बोला है कि बीम का EI कांस्टेंट है और सपोर्ट्स आर एट रेस्ट। तो चलो, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। इक्वेशन था MA इंटू L1 प्लस ट्वाइस MB, L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2 प्लस 6A1 x1 बार बाई L1 प्लस 6A2 x2 बार बाई L2 इज इक्वल टू 0। नाउ अभी यहाँ पे देखो, ये जो बीम दिया हुआ है, दिस वन इज सिंपली सपोर्टेड एट द एंड। देखो जब हम लोग पहले कंटिन्यूअस बीम का डिफरेंशिएट किए थे, सिंपली सपोर्टेड एट द एंड, तो यहाँ पे MA और MC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर द प्रॉब्लम एज द ends आर simply supported, तो क्या हो जाएगा, MA इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पे 0 बिठाओ उस इक्वेशन में, फिर क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस MB, L1 का वैल्यू क्या था 2, L2 का वैल्यू था 3 मीटर, प्लस और इक्वल्स इसको इधर लेके चले जाओ, माइनस 6 इंटू A1 का वैल्यू कितना आया था 2.67 इंटू x1 बार 1 डिवाइडेड बाई L1 का वैल्यू था 2, माइनस 6 इंटू A2 कितना निकला था 18 इंटू 1.5 निकला था x2 बार बाई L2 था 3। So now if you calculate 10 MB is equals to minus of
इसको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 62.01। तो यहाँ से हमें एम बी का वैल्यू मिल चुका है। एम बी इज इक्वल्स टू 6 माइनस ऑफ 6.2 किलो न्यूटन मीटर। ऑब्वियसली पहले ही हम लोग क्या जाने थे कि जो सपोर्ट मोमेंट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, और देखो हमें नेगेटिव मिला भी है। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए जो सपोर्ट मोमेंट के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसे ड्रॉ करना होगा। तो यहीं पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। द बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द सपोर्ट मोमेंट बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द सपोर्ट मोमेंट। सो लेट्स ड्रॉ हियर। हमें क्या मिला, बीम था ए बी सी। ए पॉइंट और सी पॉइंट पे 0 और बी पॉइंट पे हमें मिला -6.2। सो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव। ए मिला 6.2 किलो न्यूटन मीटर। ए क्या है, दिस वन इज बी एम डी ड्यू टू सपोर्ट मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सपोर्ट मोमेंट। तो स्टेप 3 तक कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप 4 हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सुपर इम्पोज करके फाइनल बीएमडी को ड्रॉ करना होगा फॉर कंटिन्यूअस बीम। तो हम लोग पहले इसके नीचे ड्रॉ करते हैं। तो हमें क्या क्या मिला, हमें मिला पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। फ्री बेंडिंग मोमेंट इसके लिए था 2 किलो न्यूटन 2 किलो न्यूटन मीटर, और इसके लिए था 9। सो इट विल बी बिगर देन दिस। ओके, ये हो गया तुम्हारा फ्री बेंडिंग मोमेंट, जिसका यहाँ पे इसका वैल्यू था 2 किलो न्यूटन मीटर, इसके लिए था 9 किलो न्यूटन मीटर। ना हमें और क्या मिला, सपोर्ट मोमेंट मिला, और सपोर्ट मोमेंट सिर्फ और सिर्फ बी पॉइंट पे सपोर्ट मोमेंट है। तो ए बी सी, तो उसको सुपर इम्पोज करना है। सुपर इम्पोज का क्या रूल बताया था, यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला था कि सपोर्ट मोमेंट यहाँ पे मिला -6.2। तो सुपर इम्पोज जब करेंगे तो इसी को बेसलाइन एबीसी को बेसलाइन मान के हमें ड्रॉ करना होगा। सो नियर अबाउट यहाँ पे तुम्हारा 6.2 किलो न्यूटन आया। तो इसे अच्छे से ड्रॉ कर लो। बेटर टू draw it another color. So this ordinate is 6.2। ना अभी हम लोगों को इसे जोड़ देना है दोनों एंड से, राइट। सो दिस विल अंडरगोस, इसके नीचे से जाएगा क्योंकि 2 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्केल तो ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तुम लोग अकॉर्डिंग टू स्केल चाहो तो कर सकते हो दिस। सो दिस इज योर फाइनल बीएमडी, resultant BMD for this continuous beams, resultant BMD for the continuous beams। ओके, तो यहाँ पे ए ऑर्डिनेट जो है, ए ऑर्डिनेट 2 किलो न्यूटन है, 9 किलो न्यूटन है, 6 किलो न्यूटन है। सो यहाँ पे ए जो जोन हो जाएगा, मतलब ए नीचे वाला जोन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग के पास जो रहेगा रिजल्टेंट जोन वो कौन सा रहेगा, ए वाला जोन रहेगा। और ए पॉजिटिव होगा, और ए वाला जोन रहेगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट्स आ रहा है, ए हो जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम लोगों ने बीएमडी ड्रॉ कर दिया फॉर दिस कंटिन्यूअस बीम्स। नाउ हमें क्या करना होगा, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने से पहले वी नीड टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन, वी नीड टू कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। सो स्टेप 4 क्या था, रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन। और ये स्टेप 5 हो जाएगा, हम लोगों ने एक स्टेप को उधर ही कर दिया था। सो बेटर टू राइट स्टेप 5। ओके, क्योंकि स्टेप 4 जो था कि दोनों को कंबाइन करना, कंबाइन तो हम लोगों ने कर दिया। तो स्टेप 5 रिएक्शन कैलकुलेशन।
तो जब रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे ना, तब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को यूज करके इसका निकालेंगे। तो यहाँ पे दो प्रोसेस है, मैं बता देता हूँ। तो जब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या दिखेगा, इस पेन के ऊपर से यूडीएल आ रहा है तुम्हारा 4 किलो न्यूटन पर मीटर, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। और इस पेन के ऊपर जो यूडीएल आ रहा है दैट इज 8 किलो न्यूटन पर मीटर। स्पैन है 2 मीटर, स्पैन है 3 मीटर। नाउ नाम दे दो ए बी बी सी, और यहाँ पे एक मोमेंट अप्लाई होगा, हॉगिंग मोमेंट इस डायरेक्शन में एम बी, और इस पेन के लिए भी इस डायरेक्शन में एक मोमेंट अप्लाई होगा एम बी। तो ये जो कैसे मोमेंट का डायरेक्शन हो रहा है पहले ही हम लोग क्लियर कर लिए। ऑब्वियसली वहाँ पे अगर अपवर्ड बेंडिंग करना है तो मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा ही रहना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आइदर दो स्पैन के लिए अलग अलग आरबी निकाल के ऐड कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल कंटिन्यूअस बीम के लिए आरबी निकाल सकते हैं। पहले आर ए और आर सी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आर ए है, यहाँ पे आर सी है, और यहाँ पे आर बी, आर बी। तो मैं दो ही प्रोसेस तुम लोगों को दिखा देता हूँ। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर ए बी स्पैन, फॉर ए बी स्पैन, ए बी स्पैन के लिए हम लोग क्या लेंगे, बी पॉइंट पे मोमेंट ले लेंगे। बी पॉइंट पे मोमेंट लेके हम लोग आर ए निकाल लेंगे। और ऐसे ही बीसी स्पैन के लिए भी बी पॉइंट पे मोमेंट निकाल के आर सी निकाल लेंगे। फिर आरबी को हम लोग ओवरऑल कंटिन्यूअस बीम के लिए निकालेंगे। और हम लोग अलग अलग से कर सकते हैं, देन आरबी को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पूरा कंटिन्यूअस बीम के लिए ले लेते हैं। फॉर ए बी स्पैन, टेकिंग द मोमेंट एट बी, एम बी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों को देखना होगा। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। नाउ बी पॉइंट पे मोमेंट लो, तो क्या होगा, आर ए इंटू 2 हमें मिलेगा, देखो। और आर ए कौन सा डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, यस और नो। तो आर ए इंटू 2 माइनस ए जो यूडीएल है, ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। सो 4 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2, 4 इंटू 2 स्क्वायर, नॉट 4 स्क्वायर, ये डिस्टेंस है 2, 4। इसका जो इंटेंसिटी है इंटू 2 इसका सी जी, तो 2 स्क्वायर बाई 2। और क्या चाहिए होगा, यहाँ पे देखो एम बी एक्ट कर रहा है, और एम बी का डायरेक्शन कौन सा है, एम बी का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। तो प्लस एम बी इज इक्वल टू 0। और एम बी का वैल्यू कितना था, एम बी का वैल्यू था 6.2। नाउ कैलकुलेट कर लो। तो ट्वाइस आर ए इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, 8, तो 8 - 6.2। सो आर ए विल बी इक्वल्स टू 1.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.9 किलो न्यूटन। नाउ सिमिलरली फॉर बी सी स्पैन, तो ए आर ए का वैल्यू निकल गया। अभी अगर मैं इसमें से ही इसी स्पैन को कंसिडर करके आरबी निकालूंगा, तो हमें आरबी को सिमिलरली इधर के लिए भी आरबी निकाल के ऐड करना होगा, क्योंकि आरबी आ रहा है दोनों लोड के कॉम्बिनेशन से, 4 और 8 किलो न्यूटन से। तो फॉर, पहले हम लोग पूरा कंटिन्यूअस बीम के लिए देख लेते हैं। फॉर बी सी स्पैन हम लोग कहाँ पे लेंगे, समेशन ऑफ एम बी, बी पॉइंट पे ले रहे क्लॉकवाइज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0, इस पॉइंट पे ले रहे। तो आर सी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो माइनस आर सी इंटू 3, आर सी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। प्लस ए जो यूडीएल है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो 8 × 3² बाई 2। और क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, माइनस एम बी इज इक्वल टू 0। ना यहाँ से आर सी का वैल्यू निकाल लो। आर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर सी विल बी इक्वल्स टू 14.1 किलो न्यूटन। वैल्यूज बिठाओ यहाँ पे। आई एम बी का वैल्यू है तुम्हारा 6.2। सो यहाँ से तुम लोगों को क्या मिल जाएगा, 4 × 9 -6.2 डिवाइडेड बाई 3। सो दैट विल गिव यू 14.1 किलो न्यूटन। तो आर सी और आर ए हमें मिल चुका है, आर ए मिला 0.9 किलो न्यूटन। तो अभी हम लोग पूरा कंटिन्यूअस बीम था, जो टोटल कंटिन्यूअस बीम था उसे कंसिडर करेंगे।
तो अभी इसके ऊपर से इस डायरेक्शन से लोड आ रहा था 4 kN/m, इस डायरेक्शन से लोड आ रहा था 8 kN/m, ए था 2 मीटर, दिस वन इज 3 मीटर। ओके, सो RA, RB, RC। ना अभी हम लोग क्या करेंगे, होल बीम के लिए, फॉर होल बीम, फॉर होल बीम क्या कर सकते हैं हम लोग, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, RA प्लस RB प्लस RC इज इक्वल्स टू, ऊपर से कितना लोड आ रहा है 4 × 2, इसके लिए प्लस इसके लिए आ रहा है 8 × 3। तो अभी देखो कितना मिल जाएगा RB का वैल्यू, RB इज इक्वल्स टू, RB इज इक्वल्स टू 32, 8 प्लस 24, यस 32 माइनस 0.9 प्लस, ओके हम लोगों का RC का वैल्यू कितना निकला था, RC का वैल्यू निकला था 14.1। ओके, यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ये RC का वैल्यू होगा, यह कैलकुलेट करने के बाद RC का वैल्यू होगा 9.9 kN। एक पॉइंट के बाद एक ही डिस्टेंस तक हम लोग लिए हैं, तो RC का वैल्यू होगा 9.9 kN। इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम लोगों का RC का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे MB का वैल्यू बिठाओ तो RC का वैल्यू आएगा 9.9 kN, नॉट 14। ओके, तो अभी आएगा 9.9, सो दैट विल गिव्स यू 21.2 kN, 21.2 kN। सो अभी हम लोगों को मिल चुका है RA, RB, RC। अच्छा, अभी तुम लोग और एक प्रोसेस से कर सकते हो, फॉर कैसे कर सकते हो कि तुम लोग इसको ट्राई करना कि कैसे कर सकते हो हम लोग, कि ए बी स्पैन के लिए हम लोग दो इक्वेशन लगाएंगे, एक ए या बी पॉइंट पे हम लोगों ने मोमेंट लगा के RA निकाल लिया, फिर इसी को ही RB मतलब समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0 किया, तो RA प्लस RB इक्वल्स टू 4 × 2, यहाँ से एक RB का वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली इस जोन में भी तुम RB का वैल्यू निकालो इस दोनों के लिए, देन RB को ऐड कर देना है फाइनली, उसे भी सेम आंसर मिलेगा। इस प्रोसेस को तुम लोग ट्राई करके देखना, ठीक। सो हम लोगों ने रिएक्शंस भी निकाल लिया, रिएक्शंस भी निकाल लिया। तो कहाँ पे कौन सा रिएक्शन है एक बार क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेशन में जाएंगे। तो यहाँ पे RA का जो वैल्यू आया है दैट इज 0.9 kN। दिस वन इज RB का वैल्यू आया है तुम्हारा 21.2 kN। RC जो है उसका वैल्यू आया है 9.9 kN। नाउ हम लोगों को शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है और शेयर फोर्स डायग्राम को कंप्लीट करना है। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। ए था 4 kN/m, दिस वन इज 8 kN/m। सो ABC, ए था 2 मीटर, दिस वन इज 3 मीटर। तो अभी हम लोग लास्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 6। शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो अभी बताते जाओ शेयर फोर्स का वैल्यू, एक एक करके तुरंत हो जाएगा। शेयर फोर्स एट ए, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स का वैल्यू कितना होगा, शेयर फोर्स एट ए, सिर्फ RA का वैल्यू पॉजिटिव। हम लोग इस साइड से एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस साइड से एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेना होगा। तो 0.9 kN। ओके, नाउ हम लोग इस बी पॉइंट पे देखेंगे रिएक्शन आने से पहले। तो शेयर फोर्स एट जस्ट, एट मत लिखो, शेयर फोर्स जस्ट बिफोर
बिफोर बी और जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ बी, मतलब हम लोग आरबी को बिना कंसिडर किए, तो कितना हो जाएगा वहां पे, आर ए अपवर्ड एक्ट कर रहा है 0.9, और देखो पूरा यूडीएल 2 मीटर तक डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो 4 × 2, दैट विल कम्स एज -7.1 किलोमीटर। दैट मीन समवेयर हियर कहीं पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 हो रहा है। से मान लो कि एट अ डिस्टेंस x पे शेयर फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो लेट एट ए डिस्टेंस x from A, shear force will be 0। तो x सेक्शन पे शेयर फोर्स का वैल्यू निकाल लो। शेयर फोर्स एट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं, तो आर ए अपवर्ड है पॉजिटिव, माइनस ऊपर से आ रहा है 4 × x डिस्टेंस तक, और इस वैल्यू को 0 करना होगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए डिवाइडेड बाई 4, और आर ए का वैल्यू है 0.9 डिवाइडेड बाई 4, तो दैट विल गिव यू 0.0225 मीटर फ्रॉम ए। तो यहाँ पे मिल चुका है। अभी बताओ शेयर फोर्स कहाँ पे निकाला, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, तो राइट हैंड साइड ऑफ बी कितना हो जाएगा, ए पे हम लोग लिख रहे हैं शेयर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ बी, मतलब आरबी को कंसिडर करते हुए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक था -7.1 यहाँ तक था, और इसके बाद एक रिएक्शन आ गया बी पॉइंट पे, और अपवर्ड रिएक्शन प्लस, और रिएक्शन का वैल्यू कितना है, इस रिएक्शन का वैल्यू है 21.2, तो ये आया है तुम्हारा 14 पॉइंट यहाँ पे 7.1। ओके, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 14.1 किलो न्यूटन। लेट्स चेक अगेन, चेक कर लेते। 21.2 माइनस 7.1, 21.2 माइनस 7.1 इज इक्वल टू 14.1 किलोमीटर, राइट, पॉजिटिव। नाउ अभी हम लोग सी पॉइंट पे, तो इस साइड से अगर देखेंगे यहाँ तक हो गया हम लोग का शेयर फोर्स, तो यहाँ पे अभी हम लोगों को इस साइड से भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको हम लोग बाकी का लेफ्ट हैंड साइड से एनालिसिस कर रहे थे, या फिर इस साइड से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो शेयर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स एट सी, सी और शेयर फोर्स जस्ट, जैसे भी लिख सकते हो शेयर फोर्स, मतलब अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से ही एनालिसिस करते रहे तो, और तुम लोग राइट हैंड साइड से कर लेना, आसान होगा। शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी, मतलब आरसी को बिना कंसिडर किए हुए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक था 14.1, मतलब यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों के ऊपर और एक लोड आया, ये 8 किलो न्यूटन 3 मीटर तक, तो हमें क्या करना होगा उस पॉइंट के लिए, 14.1 बी तक था, माइनस उसके ऊपर से 8 किलो न्यूटन लोड आ गया ऊपर से, तो 8 × 3, दैट कम्स एज कितना आएगा, -9.9 किलो न्यूटन, नेगेटिव हो रहा है। और शेयर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड, मतलब हम लोग अगर रिएक्शन को कंसिडर करें, और रिएक्शन देखो आरसी कितना था, 9.9 ही था, आरसी का वैल्यू 9.9 ही था, दैट मीन्स हम लोगों का क्लोज डायग्राम होगा, दैट मीन्स हम लोगों का एनालिसिस सही है। तो -9.9 प्लस 9.9 इज इक्वल टू 0, और इसे तुम लोग इस साइड से एनालिसिस कर सकते थे, और इस साइड से जब एनालिसिस करेंगे तो डाउनवर्ड को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, अपवर्ड को लेते हैं नेगेटिव। ना वन मोर क्वेश्चन, कि यहाँ पे तो नेगेटिव हो रहा है, तो सम एरिया कहाँ पे 0 होगा, तो मान लो कि सी से एट ए डिस्टेंस x पे शेयर फोर्स 0 होगा, तो लेट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सी बी शेयर फोर्स इज 0। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, -RC, क्योंकि आरसी अपवर्ड एक्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट राइट हैंड साइड से एनालिसिस करेंगे तो अपवर्ड को नेगेटिव,
प्लस 8 किलोन्यूटन लोड है। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे RC था और यहाँ पे 8 किलोन्यूटन पर मीटर लोड आ रहा था और x डिस्टेंस तक मैंने लिया, तो 8x इज इक्वल टू 0। तो x विल बी इक्वल टू 9.9 डिवाइडेड बाई 8। तो कितना आएगा, 1.237 मीटर। बस शेयर फोर्स का वैल्यू अब मिल गया। शेयर फोर्स डायग्राम को क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम। तो पहले ही इसके नीचे ड्रॉ करते हैं। तो बेस लाइन चाहिए हमें, बेस लाइन मिल चुका है। अभी क्या है कि यहाँ पे ए पॉइंट पे जो शेयर फोर्स का वैल्यू आया है वो कितना आया है, बहुत ही कम, 0.9, राइट। आर ए का वैल्यू जो था, तो इसे कोई और कलर से ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज 0.9, पॉजिटिव था इसलिए। अच्छा, अभी बी पॉइंट पे कितना मिला है शेयर फोर्स का वैल्यू, बी पॉइंट पे मिला है 7.1 ऑफ जस्ट बिफोर द बी। तो यहाँ पे 7.1 ड्रॉ कर लो और इसे तुम जोड़ दो। इंक्लाइंड होगा क्योंकि यूडीएल है। उसके बाद जस्ट आफ्टर बी, ए कितना ऊपर की तरफ लेके गया है, ये ऊपर की तरफ लेके गया है अगेन तुम्हारा बाकी जो हिस्सा है 14.1, जस्ट जो राइट हैंड साइड ऑफ बी में मिला है। ओके, और यहाँ पे कितना मिला है लास्ट पॉइंट पे, 9.09। बस इसे भी ऐड कर दो। और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना हम लोग अच्छे से सीखे थे। 9.9 है तो नीचे की तरफ जाएगा, 7 पॉइंट के नीचे यहाँ तक आएगा। एंड बस शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो गया। शेयर फोर्स डायग्राम ये अच्छे से हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम में सीखे थे। 9.9, यहाँ पे कितना वैल्यू है, 7 पॉइंट, जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ बी कितना था, 7.1 किलो न्यूटन। यहाँ पे कितना था, जस्ट राइट साइड ऑफ बी 14.1 किलो न्यूटन। यहाँ पे था 9.9 किलो न्यूटन। ए बी सी, ए बी, सी लास्ट पॉइंट पे था तो लास्ट पॉइंट पे सी दो, सी, और इन दोनों का नाम दे दो डी और ई। तो डी कहाँ से हो रहा है, ए पॉइंट से डी का जो जीरो शेयर फोर्स का डिस्टेंस है वो भी हम लोग निकाला था, कितना था 0.225 मीटर। और इस पॉइंट से जो जीरो शेयर फोर्स हो रहा था उसका वैल्यू था 1.237। पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, 1.237 ही था ना, देख लेते हैं एक बार। यस, 1.237। सो एनालिसिस कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया था, जो सिंपली सब जो बीम हम लोग के पास था कंटिन्यूअस बीम उसके लिए। सो आई होप कि कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस बाय क्लैपियन-स्टी मोमेंट थ्योरम कैसे किया जाता है वो तुम लोगों ने सीखा, एक आइडिया मिला, एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और भी प्रॉब्लम्स इसका रिगार्डिंग करेंगे। ओके, तो फॉर नाउ थैंक यू।